ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष ने अनिका को एक और नाम दिया था जो उन 5 नामों में शामिल था जो लोग पावर ड्रग लेने के बावजूद अब तक जिंदा बचे थे। उनका नाम था एस्पेसी। और अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी एस्पेसी एक कंप्यूटर जीनियस था। अनिका ये अच्छी तरह से देख चुकी थी कि एस्पेसी इस दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर था। तो क्या एस्पेसी ही वह इंसान था जो शक्तिशाली गेंडे की मदद कर रहा था? और अगर यह बात सच थी तो फिर इन दोनों लोगों की टीम दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि एक तरफ शक्तिशाली गेंडा था जिसके शरीर के अंदर पावर ड्रग ने ऐसी गजब की ताकत पैदा कर दी थी कि वह एक पूरी फौज पर अकेला भारी पड़ सकता था। और दूसरी तरफ एस्पेसी था जिसकी दिमागी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे दो खतरनाक लोगों की टीम दुनिया में क्या बर्बादी फैला सकती थी, यह सोचकर अनिका का जी घबराने लगा था। सारी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद भूमिका ने अनिका से कहा, मेरे ख्याल से अब इस केस को हम लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तुम दोनों अब जा सकते हो। भूमिका की बात सुनते ही निखिल बड़ी ही इनोसेंटली भूमिका को देखता रहा। फिर कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद निखिल ने भूमिका से कहा, मुझे लगता है अभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुककर इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भूमिका अब निखिल की बातों से कुछ ज्यादा ही इरिटेट होने लगी थी। भूमिका ने निखिल को डांट लगाते हुए कहा, तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? तुमने अब तक जितनी मदद की है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, पर आगे का ऑपरेशन मुझे अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरा करना होगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निखिल को ऐसा लगा था कि इतना मुश्किल काम भूमिका के लिए करने के बाद उसके दिल में निखिल के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाएगा। बिना निखिल की मदद लिए भूमिका और अरुण कभी भी प्रोफेसर जोनाथन के कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे। मगर निखिल की मदद के लिए भूमिका बिल्कुल भी थैंकफुल नजर नहीं आ रही थी। भूमिका का ऐसा बर्ताव देखकर निखिल के दिल पर पड़ी चोट गहरी होती जा रही थी। मगर किसी भी हालत में निखिल भूमिका को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। वह किसी भी तरह भूमिका को कन्विंस करना चाहता था कि भूमिका निखिल को अपने साथ रहने दे। इसीलिए भूमिका और अरुण के बीच आते हुए निखिल ने भूमिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो, मुझे लगता है तुम्हारा पाला जिससे पड़ा है वह बेहद खतरनाक हैकर है, और तुम तो जानती हो कि मैं भी हैकिंग स्किल में कितना पावरफुल हूँ। हो सकता है मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। निखिल के इस बात पर बीच में ही काटते हुए भूमिका ने निखिल को कड़क आवाज में कहा, हैकर, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? जिन लोगों से तुम्हें मुकाबला करना है वह लोग बहुत पावरफुल हैं और तुम कोई हैकर वैकर नहीं हो। तुम सिर्फ एक मामूली प्रोग्रामर हो। इतने पावरफुल लोगों से लड़ने की ना तो तुम्हें आदत है और ना ही तुम में काबिलियत। अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो और निकल जाओ यहाँ से। यह कहते हुए भूमिका ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए निखिल को बाहर निकल जाने को कहा। निखिल को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि भूमिका जानबूझकर उसकी ईगो को ठेस पहुंचाना चाहती थी ताकि निखिल उसका पीछा छोड़ दे। निखिल के मदद के लिए जब अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखा तो अनिका ने अपनी नजरें झुका ली और दरवाजे की ओर मुड़ते हुए उसने निखिल से कहा, चलो चलते हैं यहाँ से। निखिल को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। जब अनिका को कुछ कहने के लिए निखिल ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो अनिका ने गुस्से से निखिल की ओर देखते हुए कहा, तुमसे कहा ना चलो यहाँ से। निखिल अब समझ चुका था कि उसे अनिका से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, इसलिए आखिरी बार मुड़कर भूमिका की ओर देखने के बाद निखिल अनिका के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही निखिल ने अनिका से कहा, तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, कई सालों से मेरी दोस्त हो, और अब तो यह भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हैकर में से एक हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस केस में मैं भूमिका की मदद कर सकता हूँ, मगर फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ नहीं खड़ी हुई। इस बात का मुझे बहुत दुख है।
मेरे और भूमिका के बीच में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगता है कि हमें इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, मगर बजाय इसके कि तुम मेरी मदद करो, तुम तो मेरी ही दुश्मन बनी बैठी हो। इससे पहले अनिका निखिल की इस बात का कोई जवाब दे पाती, अचानक ही कमरे से बाहर निकले ऑफिसर अरुण ने निखिल की ओर देखकर कहा, हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर निखिल। अरुण को इस तरह बाहर आते हुए देखकर निखिल की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी थी। अरुण ने निखिल के पास आकर कहा, क्या तुम वही वर्ल्ड फेमस हैकर हो निखिल कोटी भास्कर? अरुण का यह सवाल सुनने के बाद निखिल ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं एक वर्ल्ड फेमस हैकर हूँ, और आप प्लीज यह बात भूमिका को भी बताइए कि मैं आपकी इस केस में कितनी मदद कर सकता हूँ। निखिल यह सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए यह भी भूल गया था कि वो इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में था। लंदन की खुफिया पुलिस भी किसी तरह निखिल कोटी भास्कर द हैकर को पकड़ना चाहती थी, मगर भूमिका का साथ पाने के चक्कर में निखिल ये बात पूरी तरह से भूल गया था। निखिल की बात सुनने के बाद अचानक ही ऑफिसर अरुण ने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे तो तुम यहाँ हो और हम देखो तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। जिस निखिल कोटी भास्कर को दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है वह ठीक मेरी नज़रों के सामने खड़ा है और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। ऑफिसर अरुण की बात सुनने के बाद अचानक ही ये बात निखिल के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। निखिल को एहसास हो चुका था कि ऑफिसर अरुण किसी भी वक्त उसे अरेस्ट करने वाला था, इसलिए कमरे के अंदर भूमिका को जोर जोर से आवाज लगाते हुए निखिल ने कहा, अरे भूमिका जरा बाहर आओ, देखो यह तुम्हारा ऑफिसर मुझे गलत समझ रहा है। देखो ऑफिसर अरुण, यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। ऑफिसर अरुण ने अपनी पकड़ निखिल के ऊपर मजबूत बनाते हुए कहा, हाँ, हर अपराधी पकड़े जाने के बाद यही कहता है, हमारा तो ये रोज का काम है। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि तुम हमारी ऑफिसर भूमिका के बॉयफ्रेंड हो। मैंने ऑफिसर भूमिका की बातों को बड़ी कैजुअली लिया था, मगर मुझे अब पता चला कि हमारी ऑफिसर तुमसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हैं, तुमसे दूर क्यों होना चाहती हैं। ऑफिसर अरुण की ये बात सुनकर चिल्ला रहे निखिल के गले में जैसे आवाज दब गई थी। वह फटी हुई आंखों से ऑफिसर अरुण को देखता रहा। ऑफिसर अरुण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निखिल से कहा, अब मैं समझा कि ऑफिसर भूमिका तुमसे दूर क्यों होना चाहती हैं। निखिल भी पिछले कई दिनों से इसी सवाल का जवाब सुनना चाहता था। निखिल ने अटकती हुई आवाज में ऑफिसर अरुण से पूछा, क्या पता चला है तुम्हें? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर किसी भी गलती के बिना ब्रेकअप करने की वजह क्या हो सकती है। भूमिका मुझसे दूर क्यों होना चाहती है, यह बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। हालांकि निखिल खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो साइबर क्राइम किया था वह कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं था, मगर उसकी हैकिंग एबिलिटी देखते हुए कुछ इंटरपोल को उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उसे एक छोटे मोटे कॉर्पोरेट केस में फंसाकर उसका नाम साइबर सिक्योरिटी की मोस्ट वांटेड स्कैमर्स की लिस्ट में डाल दिया गया था। और इसीलिए निखिल कभी देश छोड़कर बाहर एब्रॉड ट्रेवल नहीं करने जाया करता था, क्योंकि वह जानता था कि इंटरपोल उसे हर कंट्री में ढूंढ रही थी। इंटरपोल हाथ धोकर निखिल कोटी भास्कर के पीछे बस इसलिए पड़ी थी क्योंकि वह लोग चाहते थे कि निखिल उनके साथ मिलकर काम करे, मगर निखिल ने पहले ही उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। अब इंटरपोल वाले भी इतनी आसानी से निखिल को जाने देने वाले नहीं थे। निखिल ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अरेस्ट भी किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट साइबर सिक्योरिटी स्कैम के जुर्म में उसे 3 या 4 महीने की सजा हो सकती है, मगर एक शरीफ वेल एजुकेटेड लड़का होने की वजह से निखिल बिना किसी जुर्म के ये 4 महीने की सजा भी नहीं काटना चाहता था, और इसीलिए निखिल आउट ऑफ इंडिया की विजिट अवॉइड करता था। मगर भूमिका को वापस पाने के लिए निखिल ये रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो गया था। ऑफिसर अरुण की ग्रिप निखिल के कंधों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। ऑफिसर अरुण ने इतनी मजबूती से निखिल का कंधा पकड़ रखा था कि निखिल को कंधे में दर्द महसूस होने लगा, मगर फिर भी निखिल काफी उम्मीद के साथ ऑफिसर अरुण की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर भूमिका ने उसे क्यों अचानक ही छोड़ दिया था। ऑफिसर अरुण ने जब ज्यादा स्पेस ना बनाते हुए निखिल से कहा, ठीक है, चलो मैं
जानता हूँ कि ऑफिसर भूमिका को तुम्हें सच नहीं बताएगी, मगर मैं तुम्हें सच बता देता हूँ कि आखिर क्यों ऑफिसर भूमिका ने तुम्हें अचानक अपनी जिंदगी से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। देखो, सच बात तो यह है कि तुम और ऑफिसर भूमिका जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले कि ऑफिसर अरुण आगे कुछ कह पाता, भूमिका की ऊंची आवाज निखिल के कानों पर पड़ी। भूमिका ने अरुण से कहा, देखो, फिजूल की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये इंसान अब हमारे काम में रुकावट बन रहा है। इसके पीछे अब अपना टाइम और अपनी सांसें वेस्ट मत करो। इस बार जब निखिल ने गौर से भूमिका की आंखों में देखा तो भूमिका की आंखों में उसे अपने लिए काफी नफरत और इरिटेशन नजर आ रही थी। भूमिका ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कसते हुए ऑफिसर अरुण से कहा, ऑफिसर, एक काम करो, लोकल पुलिस को यहाँ बुला लो और इस लड़के को लोकल पुलिस के हवाले कर दो। वह लोग इसका केस हैंडल कर लेंगे। हमें हमारी इस इम्पोर्टेंट मिशन में कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। इस वक्त हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से उस शक्तिशाली गंडे को अरेस्ट करना है। भूमिका का ऑर्डर मिलते ही अरुण ने उसे सैल्यूट करते हुए कहा, ठीक है ऑफिसर, जैसा आप कहें। अब इससे पहले कि निखिल कुछ कह पाता, ऑफिसर अरुण ने निखिल के दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे किए और झट से अपनी जेब से हथकड़ी निकालकर निखिल के हाथों को हथकड़ी से बांध दिया। निखिल बस बेबस होकर भूमिका को देखता रहा। भूमिका भी बड़ी ही कैजुअली निखिल को अरेस्ट होते हुए देख रही थी। तभी निखिल ने भूमिका से कहा, देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझसे जो जुर्म हुआ है वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट जुर्म है, और वो भी बाय मिस्टेक। मेरे उस मिस्टेक की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। हालांकि भूमिका भी जानती थी कि निखिल की ये बात सच थी, मगर निखिल की बात को बीच में ही काटते हुए भूमिका ने कहा, तुम्हारा जुर्म कैसा है कैसा नहीं है यह तुम मत डिसाइड करो। इसे डिसाइड करने के लिए कोर्ट मौजूद है, और अब जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ वो लीगली ही होगा। भूमिका के इस बर्ताव पर निखिल की आंखों में आंसू नजर आने लगे थे। निखिल प्लीड करता रहा भूमिका से, प्लीज प्लीज मुझे, भूमिका मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम्हें इस तरह से मुझे डंप करना क्यों चाहती हो। भूमिका निखिल की बातों को बिल्कुल अनसुना कर रही थी। वो कैजुअली कॉरिडोर में यहाँ वहाँ देखने लगी। निखिल चाहकर भी ऑफिसर अरुण की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिसर अरुण उसके सामने काफी ज्यादा ताकतवर थे। जब ऑफिसर अरुण फाइनली निखिल को अरेस्ट करके वहां से ले गए, तब अनिका, जो यह सब कुछ देखकर पहले से काफी शॉक हो गई थी, वो भूमिका के पास आई। अनिका ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ भूमिका, तुम इस तरह उसके साथ बर्ताव क्यों कर रही हो। जब भूमिका ने मुड़ के अनिका की ओर देखा, तब अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि भूमिका के आंखों में आंसू थे। भूमिका की आंखों में आंसू देखकर अनिका इतना तो समझ गई थी कि भूमिका जरूर अपने दिल में कुछ छुपा रही थी। निखिल को अपने आप से दूर करके निखिल को धोखा देना भूमिका का मकसद नहीं था, मगर भूमिका जानबूझकर निखिल को अपने आप से दूर कर रही थी। अनिका जानना चाहती थी कि भूमिका आखिर ऐसा क्यों कर रही थी, मगर इससे पहले कि अनिका भूमिका को कोई सवाल पूछ पाती, भूमिका ने अनिका से कहा, कभी कभी इंसान कोई गलती नहीं करता, फिर भी उसे सजा मिलती है। इंसान की शक्ति जिसे वह अपनी ताकत समझता है, कभी कभी वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिसे वह अपनी ताकत समझ बैठता है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अनिका इससे पहले कि भूमिका को आगे कुछ पूछ पाती, भूमिका अनिका से नजरें चुराकर वहां से चली गई। जाते जाते भूमिका ने अनिका से सिर्फ इतना कहा, मैं जा रही हूँ प्रोफेसर जोनाथन की लाश ढूंढने। अगर हमें आज रात तक सबूत नहीं मिला तो मुझे लगता है कि कल सवेरे का सूरज निकलते ही हमें यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ के बच्चे की और स्टाफ की सिक्योरिटी सचमुच खतरे में पड़ सकती है। अनिका इतना तो जान चुकी थी, भूमिका निखिल से नफरत नहीं करती थी, मगर अनिका ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर भूमिका ने निखिल को अरेस्ट करने का ऑर्डर क्यों दिया था। जब अनिका के मन ही मन कुछ देर तक सोचा, तब उसे अचानक एक बात स्ट्राइक हुई। अनिका तेजी से दौड़कर अरुण और निखिल के पीछे गई। अनिका जब बिल्डिंग से बाहर निकली तो अनिका ने देखा कि अरुण एक सुनसान रास्ते से निखिल को ले जा रहा था। निखिल के दोनों हाथ बंधे हुए थे। अनिका बड़ी ही तेजी से निखिल और ऑफिसर अरुण का पीछा करने लगी।
अचानक कुछ देर चलने के बाद ऑफिसर अरुण ने निखिल की ओर देखा और कहा, मैं अभी टॉयलेट जाकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना और भागने की कोशिश मत करना। निखिल अपना सर झुकाकर वहीं खड़ा रह गया और ऑफिसर अरुण निखिल को वहां अकेले छोड़कर वॉशरूम के अंदर चले गए। अनिका को सिग्नल मिल चुका था कि यह सब कुछ एक प्लान था। भूमिका चाहती थी कि किसी तरह निखिल हिरासत से भाग निकले और उसके बाद भूमिका निखिल से अपना पीछा छुड़ाने में भी कामयाब हो सकती थी और निखिल को इंटरपोल के चंगुल से भी बाहर निकाल सकती थी। दरअसल भूमिका निखिल की कोई कंप्लेन भी नहीं करने देने वाली थी और ना ही ऑफिसर अरुण का ऐसा कोई इरादा था। निखिल को अकेला खड़ा देखकर अनिका तेजी से निखिल के पास आई और कहने लगी, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना है। अनिका ने जैसे ही निखिल का हाथ पकड़ा, निखिल ने अपना हाथ झटकते हुए अनिका से कहा, नहीं, मुझे यहीं रुकना होगा, ऑफिसर अरुण मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। अनिका ने तेज सांसें लेते हुए निखिल से कहा, अरे यही मौका है हमारे पास, चलो भाग चलो यहाँ से। निखिल ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनिका से कहा, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो फिर मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि आखिर मेरी भूमिका मुझसे दूर क्यों होना चाहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भूमिका मुझे इस तरह से ट्रीट करती है। अनिका ने निखिल को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है कि जानबूझकर भूमिका ने यह प्लान किया है ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल सके। तुम जरा समझने की कोशिश करो। निखिल ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूमिका क्या प्लान कर रही है, मगर मैं उसके प्लान के हिसाब से नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया तो फिर मेरे लिए यह जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भूमिका के मन में क्या चल रहा है। अनिका ने निखिल को समझाते हुए कहा, देखो, शायद इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शायद मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ कि भूमिका तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि निखिल भी एक इंटेलिजेंस लड़का था और अब तक उसने भी ये गेस कर लिया था कि भूमिका जो कुछ भी कर रही थी वह जानबूझकर कर रही थी। मगर फिर भी अनिका ने निखिल का हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहा तो निखिल ने फिर से अपनी शरीर की ताकत लगाकर अनिका से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी भूमिका को इतना जल्दी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनिका और निखिल को एक पेड़ के पीछे से ऑब्जर्व कर रहा अरुण अब समझ गया था कि निखिल चाहे कुछ भी हो जाए भूमिका को छोड़कर भागने वाला नहीं था। इससे पहले कि अनिका निखिल से कुछ कह पाती, अरुण ने निखिल के सामने आते हुए कहा, तुम चले क्यों नहीं जाते ऑफिसर भूमिका की लाइफ से? तुम्हारी वजह से हमारी एक होनहार पार्टनर की जान गई है। अब तुम्हें अपने साथ रखकर हम हमारे और हमारे साथियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ऑफिसर अरुण की यह बात सुनकर अनिका और निखिल दोनों हैरान होकर ऑफिसर अरुण को देखते रहे। कुछ देर बाद निखिल ने अटकती हुई आवाज में ऑफिसर अरुण से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ लीगली काम किए हैं जिसे हैकिंग कहा जाता है, मगर मैंने कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं किया है। निखिल को शांत कराते हुए अरुण ने कहा, क्या तुम किसी मार्कस नाम के आदमी को जानते हो? कुछ देर मन ही मन में सोचने के बाद निखिल ने अरुण की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। कई बार उसने इंटरनेट पर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की है कि वो मुझसे बेहतर हैकर है। अच्छी तरह से जानता हूँ उस मार्कस को, वो एक हैकर है, मगर उसका मेरे से क्या लेना देना? निखिल के इस बात का जवाब देते हुए ऑफिसर अरुण ने कहा, वो मेरा और ऑफिसर भूमिका का पार्टनर था। ऑफिसर अरुण की बातें सुनकर निखिल को हैरानी जरूर हो रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मार्कस के साथ उसकी जो प्रोफेशनल फाइट चल रही थी उसका इन सब से क्या लेना देना था, और इतनी छोटी सी बात के लिए भूमिका निखिल को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती थी। निखिल ने अपनी हैरानी ऑफिसर अरुण को दिखाते हुए कहा, लेकिन इन सारी बातों का मेरे ब्रेकअप के साथ क्या लेना देना? इससे पहले कि निखिल अपनी बात पूरी कर पाता, ऑफिसर अरुण ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए निखिल से कहा, है, बहुत गहरा नाता है इन सारी बातों का और तुम्हारे और ऑफिसर भूमिका के रिलेशनशिप का। अनिका भी बिल्कुल उनके पास खड़ी सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। ऑफिसर अरुण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निखिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें याद है कि आज से 5 महीने पहले तुमने किसी का मोबाइल नंबर हैक करके उसकी लोकेशन के बारे में किसी को जानकारी दी थी? उसके बदले में तुम्हें मोटी तगड़ी रकम भी मिली थी।
हालांकि निखिल ऐसे कई छोटे मोटे काम करता था कमीशन के बदले। कई कंपनियां और कई इंडिविजुअल लोग निखिल को अप्रोच करके छोटी मोटी हैकिंग करवा के इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे और बदले में निखिल को पैसे भी देते थे। मगर निखिल ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसे इमोरल कहा जा सके। निखिल सबसे पहले हैकिंग की वजह पूछता था और उसके बाद ही जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती थी कि उसकी हैकिंग से समाज पर किसी भी तरह का दुष्परिणाम नहीं होने वाला था, तभी वह कुछ पैसों के बदले अपने क्लाइंट्स का काम किया करता था। जब ऑफिसर अरुण की बातें निखिल ने गौर से सुनी, तब अचानक निखिल ने ऑफिसर अरुण की ओर देखकर पूछा, क्या मैंने जो मोबाइल नंबर हैक किया था वह मार्कस था? ऑफिसर अरुण ने निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह फोन नंबर ऑफिसर भूमिका का था। भूमिका का नाम सुनते ही निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब उसने यह सब कुछ किया था। ऑफिसर अरुण ने अपनी पूरी बात समझाते हुए निखिल से कहा, मेरी कहानी को बड़े गौर से सुनना। मैं, ऑफिसर भूमिका और मार्कस, हम तीनों पार्टनर थे। हम तीनों साथ ही काम किया करते थे। मुश्किल से मुश्किल मिशन पर हम तीनों एक साथ जाया करते थे। ये कहा जा सकता है कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। मगर मार्कस के लिए भूमिका कुछ और थी। मार्कस भूमिका से प्यार करता था। हालांकि भूमिका ने कभी अपने दिल की बात खोलकर मार्कस से कही नहीं थी। मैं तो आज भी नहीं जान पाया कि भूमिका आखिर मार्कस से प्यार करती थी या नहीं, और मार्कस भी कभी यह बात नहीं जान पाया। अपनी बात कहने के बाद अरुण कुछ देर तक खामोश वहीं खड़ा रहा और अरुण की खामोशी देखकर निखिल ने अरुण से पूछा, मगर क्यों नहीं जान पाया? अगर भूमिका मुझे नहीं उसे प्यार करती है तो मैं खुशी खुशी उन दोनों के रास्ते से हट जाने के लिए तैयार हूँ। मगर भूमिका एक बार कहे तो सही कि वह मुझसे प्यार करती है या मार्कस को। फिर से निखिल की बात को बीच में ही काटते हुए अरुण ने कहा, मार्कस अब कभी नहीं जान पाएगा कि भूमिका उससे प्यार करती भी है या नहीं, क्योंकि मार्कस मर चुका है। मार्कस की मौत की खबर सुनकर निखिल के होश उड़ गए। निखिल बस फटी हुई आंखों से ऑफिसर अरुण को देखता रहा। ऑफिसर अरुण ने कुछ देर बाद अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि आज से 4 या 5 महीने पहले तुम्हें किसी ने इस नंबर को हैक करने को कहा था? जब ऑफिसर अरुण के हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी में निखिल ने वह नंबर देखा, तब उसे धुंधला धुंधला सा कुछ याद आने लगा। कुछ देर तक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद निखिल ने ऑफिसर अरुण से कहा, हाँ, याद आ गया। यह नंबर मुझे अच्छी तरह से याद है। यह एक लड़की का नंबर है जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि उसे डाउट था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड कई और लड़कों के साथ रिश्ते रखकर अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी। जब मैंने इस नंबर को हैक किया तब मुझे पता चला कि वह लड़की आए दिन किसी न किसी नाइट क्लब में रहती है। इससे मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि ये अपने बॉयफ्रेंड को धोखे में रखकर जरूर बाहर ऐश करने वाली लड़कियों में से एक है। बेचारा इसका बॉयफ्रेंड जब भी मुझसे कांटेक्ट करता तो एक ही बात कहता रहता कि वह इस लड़की से बहुत प्यार करता है, मगर वह लड़की इसे धोखा दे रही है। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि लड़का सच बोल रहा था, तब मैंने खुद उसे यह सलाह दी कि उसे इस लड़की से दूर रहना चाहिए। यह लड़की शादी करने के लायक नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह से टूट गया। बस उसे एक आखिरी रिक्वेस्ट की थी मुझसे। उसने मुझसे कहा कि वह किसी भी तरह इस लड़की का प्रेजेंट लोकेशन जानना चाहता है। वो उसे रंगों हाथ पकड़ना चाहता है ताकि जब वो उसे रंगों हाथ पकड़े तब उसकी आंखों में गिल्ट देख सके। मुझे भी लड़के पर तरस आ गया। मैं भी चाहता था कि वो कम से कम उस रिलेशनशिप में अपनी आखिरी इच्छा को पूरी कर सके। इसलिए मैंने उस लड़की की लोकेशन उसे बता दी। प्यार में धोखा देने वाली लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें मैंने गलत क्या किया है, और गलत किया भी है तो इतना बड़ा जुर्म नहीं कि मेरा ही प्यार मुझसे दूर चला जाए। जब निखिल की कहानी पूरी हुई तब ऑफिसर अरुण ने निखिल से कहा, यह तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू तुमने सुना नहीं है। अगर इस कहानी का अंजाम सुनना है तो मेरी आगे की कहानी सुननी पड़ेगी। खुद निखिल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी कहानी का अरुण की कहानी के साथ क्या लेना देना हो सकता था।
अरुण की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। अरुण ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर निखिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी कहानी का अंजाम हमारे दोस्त की मौत से होता है। तुम्हारे उसी हैंकिंग की वजह से आज मार्कस हमारे बीच नहीं रहा। यह बात सुनकर अनिका और निखिल के होश उड़ गए। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस हैंकिंग के कारण ऑफिसर मार्कस की मौत कैसे हुई थी। ऑफिसर अरुण ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए निखिल और अनिका से कहा, उस रात काफी मेहनत के बाद हमें शक्तिशाली गैंडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। हम जब बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो हमने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत भूमिका अकेले ही अंदर जाने वाली थी। वह जगह एक नाइट क्लब थी और हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शक्तिशाली गैंडा वहां मौजूद था। इसलिए उसे अरेस्ट करने के लिए हम तीनों भेष बदलकर वहां पर पहुंचे। भूमिका अकेले ही नाइट क्लब में जाने वाली थी और शक्तिशाली गैंडे के बारे में कुछ पता लगते ही हमें सिग्नल करने वाली थी। मार्कस ने बड़ी ही सावधानी से भूमिका के फोन में वह चिप लगा दी थी जिसके जरिए वह हमें सिग्नल भेज सकती थी। भूमिका अकेली ही उस अंडरग्राउंड नाइट क्लब में चली गई। काफी देर तक हम लोग बाहर खड़े उसका इंतजार करते रहे, मगर ना तो भूमिका बाहर आई ना ही उसका कोई सिग्नल आया। मार्कस बहुत बेचैन होने लगा। उसे भूमिका की सिक्योरिटी की चिंता होने लगी। हमने जब भूमिका को कांटेक्ट करने की कोशिश की तब हमें पता चला कि भूमिका का सेल फोन अनरीचेबल आ रहा है। जब मार्कस को इस बात का अंदाजा हुआ तब वह खुद नाइट क्लब में चला गया। कुछ देर बाद ऑफिसर भूमिका बाहर आई। मैंने ऑफिसर भूमिका से पूछा कि मार्कस कहाँ था, तो ऑफिसर भूमिका मार्कस के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। बस कुछ देर बाद नाइट क्लब के पीछे के हिस्से से हमें ऑफिसर मार्कस की लाश मिली। उसे बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया था और कुछ देर बाद ऑफिसर भूमिका के मोबाइल पर मैसेज भी आने शुरू हो गए जिसमें लिखा था कि तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों, मजा आया ना सजा पाकर। जब ऑफिसर अरुण की कहानी पूरी हुई तो निखिल के चेहरे के होश उड़े हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। निखिल ने वह मैसेज भी उस नंबर पर सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि वह जानता था कि वह जिस लड़की का नंबर हैक कर चुका था वह लड़की एक धोखेबाज लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर हर रात किसी लड़के के साथ संबंध बनाती थी और इसीलिए निखिल ने उस नंबर पर वैसे मैसेज भेजे थे। मगर वह नहीं जानता था कि वह उस लड़की को जिस तरह के मैसेज भेज रहा था उसका क्या असर होने वाला था। वह नहीं जानता था कि उसकी एक हैंकिंग की वजह से किसी होनहार ऑफिसर की जान जा चुकी थी और निखिल ने यह तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि भूमिका होगी। कहानी सुनने के बाद अनिका को भी पता चल गया कि आखिर इतने साल भूमिका कहाँ गायब थी और इतने सालों बाद अचानक भूमिका ने इंडिया में पोस्टिंग क्यों ले ली थी। भूमिका शायद मार्कस की यादों से भागना चाहती थी और शक्तिशाली गेंडे को ढूंढने के पीछे भूमिका के पास अब दो वजह थी। शक्तिशाली गेंडे ने न सिर्फ भूमिका के भाई को मारा था बल्कि भूमिका के एक बहुत अच्छे दोस्त मार्कस की भी जान ली थी। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि वो ऑफिसर अरुण को क्या कहे। वह बस फटी हुई आंखों से ऑफिसर अरुण को देखता रहा। ऑफिसर अरुण भी गुस्से से लाल आंखें लिए बस कुछ देर तक निखिल को देखता रहा। कुछ देर बाद ऑफिसर अरुण ने निखिल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। निखिल ने भी बिना रेस्टिस्ट किए ऑफिसर का तमाचा खा लिया। निखिल के होंठ से खून बहने लगा और आंखों से पानी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने जिस चीज को एक मामूली सी हैंगिंग समझा था वह दरअसल में एक बहुत बड़ा जाल था किसी की जान लेने के लिए। निखिल के लिए उसी की शक्ति उसका सबसे बड़ा श्राप बन चुकी थी। निखिल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके होठों के पास से लगातार खून बह रहा था। मगर निखिल उस वक्त जो शारीरिक दर्द महसूस कर रहा था उससे कहीं ज्यादा दर्द वो अपने सीने में महसूस कर रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिसे एक मदद का काम कर रहा था दरअसल वह काम किसी की जान भी ले सकता था। निखिल को अब इतने दिनों बाद यह बात समझ में आई कि आखिर इंटरपोल इतने छोटे से जुर्म के लिए निखिल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था। दरअसल इंटरपोल अपने ही एक ऑफिसर की मौत का बदला निखिल से लेना चाहता था और शायद
भूमिका और ऑफिसर अरुण के कहने पर ही इंटरपोल निखिल के पीछे पड़े थे। निखिल को अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, मगर इतने दर्द में भी निखिल को सिर्फ एक बात का एहसास था कि वह भूमिका से बेहद प्यार करता था और वह दुनिया की कोई भी कीमत चुकाकर भूमिका को वापस अपनी जिंदगी में ले जाना चाहता था। निखिल लगभग गिड़गिड़ाते हुए ऑफिसर अरुण से पूछने लगा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मेरी भूमिका फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाए? कुछ देर तक अपनी कमर पर हाथ रखने के बाद ऑफिसर अरुण ने निखिल से कहा, हाँ, एक रास्ता है। निखिल बड़ी ही उम्मीद से ऑफिसर अरुण की आंखों में आंखें डालकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऑफिसर अरुण ने जवाब देते हुए कहा, एक काम कर सकते हो तुम। अगर तुम हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे ऑफिसर मार्कस को फिर से जिंदा कर सको तो सब कुछ पहले जैसा जरूर हो सकता है। निखिल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि वह चाह कर भी यह नहीं कर सकता था। हालांकि उसने जानबूझकर मार्कस की जान नहीं ली थी, मगर निखिल यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसी की बेवकूफ़ी की वजह से मार्कस ने अपनी जान खोई थी। अगर उस रात भूमिका की लोकेशन निखिल ने उस अनजान कॉलर के साथ शेयर नहीं की होती तो शायद मार्कस आज भी जिंदा होता। ऑफिसर अरुण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निखिल से कहा, अब चले जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए ऑफिसर भूमिका की जिंदगी से दूर हो जाओ। तुम्हारे बारे में पता लगाने के बाद हमने तुम्हारी छानबीन की तो हमें इस बात का पता चला कि तुम सिर्फ एक हैकर हो। मार्कस की हत्या के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी और हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि कानून में बेवकूफ़ी के लिए कोई सज़ा नहीं लिखी गई। मगर हाँ, ऑफिसर भूमिका की नज़रों में तुम्हारी गलती एक कांटे की तरह पूरी जिंदगी चुभती रहेगी। वो जब भी तुम्हें देखेगी उन्हें अपने दोस्त मार्कस की मौत के बारे में ख्याल आने लगेंगे। जब से ऑफिसर भूमिका ने मार्कस की लाश देखी है, उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, उस शक्तिशाली गैंडे की मौत। ऑफिसर अरुण की आंखों में निखिल के लिए भी काफी गुस्सा नजर आ रहा था, मगर वो जानते थे कि निखिल को ट्रैप किया गया था। वह नहीं जानता था कि वह किसकी मदद कर रहा था। निखिल को एक जोरदार तमाचा जड़ने के बाद ऑफिसर अरुण ने अपना गुस्सा निखिल पर उतारने की कोशिश की थी। ऑफिसर अरुण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भूमिका को उसका साथी मार्कस बेहद प्यार करता था, वही भूमिका अनजाने में उसी आदमी से प्यार कर बैठेगी जो आदमी मार्कस की मौत के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार था। भले शक्तिशाली गेंडे ने निखिल को ट्रैप किया था, मगर कहीं न कहीं निखिल जिम्मेदार था मार्कस की मौत के लिए। अगर निखिल ने उस रात भूमिका के फोन की लोकेशन शक्तिशाली गेंडे को नहीं दी होती तो शायद मार्कस आज भी जिंदा होता। मगर यह बात ऑफिसर अरुण भी अच्छी तरह से जानता था कि भूमिका भी कहीं न कहीं निखिल से उतना ही प्यार करती थी जितना निखिल भूमिका से करता था। निखिल की हथकड़ियां खोलते हुए ऑफिसर अरुण ने निखिल से कहा, चले जाओ यहाँ से, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं ना तो तुम्हें सजा देना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई सजा मिले, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था वह तुम्हारा बचपना था। हालांकि तुम्हारे बचपने की वजह से हमने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। मैं बस अब हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। निखिल की हथकड़ियां खोलने के बावजूद ऑफिसर अरुण अनिका और निखिल को वहीं छोड़कर फिर से अपने कैंपस हेडक्वार्टर्स की ओर चला गया। अरुण को निकले 5 मिनट से ज्यादा वक्त बीत चुका था, मगर अनिका और निखिल बस वहीं अपनी अपनी जगह पर खामोश एक दूसरे को देखते रहे। निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह कोई बुरा सपना था या हकीकत। निखिल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था? अनजाने में ही सही उसने इतने खतरनाक आदमी की मदद कैसे की थी? यह बात खुद निखिल की समझ में नहीं आ रही थी। निखिल उस रात को कोस रहा था जब उसने उस शक्तिशाली गेंडे की मदद की थी। अगर निखिल के बस में होता तो वह पीछे जाकर अपनी गलती को सुधार सकता था और किसी न किसी तरह से अपने किए को मिटाकर मार्कस को जिंदा भी कर सकता था। मगर वह जानता था कि वह सिर्फ एक आम इंसान था। कुदरत के किए को मिटाने की शक्ति निखिल में नहीं थी। पूरी कहानी अच्छी तरह से सुनने के बाद अनिका को भी कहीं न कहीं मार्कस पर बहुत तरस आ रहा था। साथ ही साथ अनिका को निखिल पर भी तरस आ रहा था। वह जानती थी कि निखिल ने सब
कुछ जानबूझकर नहीं किया था, मगर जो हुआ था वह इतना भयानक था कि निखिल की गलती को इतनी आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता था। अब अगर किसी चीज को भुलाया जा सकता था तो वह था निखिल और भूमिका का रिश्ता। अनिका धीरे से निखिल के पास आई और दबी हुई आवाज में निखिल से कहने लगी, मुझे लगता है हमें यूनिवर्सिटी से निकल जाना चाहिए। निखिल भी इस बार बिना किसी आर्गुमेंट के अनिका को फॉलो करते हुए अपना सर झुकाए चलता रहा। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अनिका निखिल को उसके होटल में ले गई। ना पूरे रास्ते अनिका ने निखिल से कुछ बात की और ना ही निखिल ने अनिका से कुछ कहने की कोशिश की। बस अपने होटल के कमरे में जाने के बाद निखिल ने अपना सामान पैक किया और होटल से निकलकर टैक्सी में बैठकर वहां से चला गया। निखिल को जाता हुआ देखकर अनिका मन ही मन सोचने लगी थी कि यह भूमिका और निखिल के रिश्ते का अंत था। जब अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो अचानक अनिका की नजर बिल्डिंग के ठीक पीछे छुपी भूमिका पर पड़ी। भूमिका कहीं दूर से निखिल पर नजर बनाए हुए थी। भूमिका की आंखों में इमोशन देखकर अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि भूमिका चाहकर भी अब निखिल के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि भूमिका मन ही मन सोचने लगी थी कि अगर सब कुछ जानने के बाद भूमिका ने निखिल के साथ रिलेशनशिप में अपने कदम आगे बढ़ाए तो कहीं न कहीं वह अपने मरे हुए दोस्त मार्कस को धोखा दे रही थी, क्योंकि चाहे अनजाने में ही सही मार्कस की जान निखिल की वजह से ही गई थी। वह मार्कस जो भूमिका से बेहद प्यार करता था, वह मार्कस जो भूमिका को हमेशा खुश देखना चाहता था, वह मार्कस जिसने भूमिका की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अनिका धीरे धीरे बिल्डिंग के पीछे छुपी भूमिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। भूमिका की नजर उस टैक्सी पर जमी हुई थी जिस टैक्सी में बैठकर निखिल जा रहा था। भूमिका के पास पहुंचने के बाद अनिका ने धीमी आवाज में भूमिका से कहा, जिससे प्यार हो जाता है उससे बिछड़ना पड़े तो बहुत दुख होता है। भूमिका ने अनिका की इस बात का जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बाद अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने के बाद भूमिका ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो प्यार में कमजोर पड़ जाती है। मुझे अपना लक्ष्य आज भी याद है और मैं किसी भी तरह अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगी। मैं किसी भी हालत में उस शक्तिशाली गेंडे को सजा देकर रहूंगी और मार्कस की मौत का बदला लेकर रहूंगी। अनिका कहीं न कहीं भूमिका की ये बात सुनकर थोड़ी सरप्राइज जरूर हुई थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि भूमिका न सिर्फ मार्कस मगर रोहित की मौत का बदला भी शक्तिशाली गेंडे से लेना चाहती थी। मगर आज भूमिका की जबान पर रोहित का नाम न सुनकर अनिका को एक झटका जरूर लगा था। अनिका के चेहरे के रिएक्शन देखकर भूमिका समझ गई थी कि अनिका क्या सोच रही थी। तभी अनिका के कंधे पर हाथ रखकर भूमिका ने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि आज मेरी जबान पर रोहित का नाम क्यों नहीं है। क्या मैं रोहित का बदला नहीं लेना चाहती? तो मेरा जवाब सुनो, नहीं, मैं रोहित की मौत का बदला नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रोहित जिंदा है। जब भूमिका ने अनिका से कहा कि वह जानती थी कि रोहित जिंदा था, तब अनिका को कोई ताजुब नहीं हुआ, बल्कि वह यह सोच रही थी कि आखिर भूमिका को पता कैसे चला कि रोहित जिंदा था। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए भूमिका से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रोहित जिंदा है? अनिका के सवाल पर भूमिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भूमिका ने जवाब देते हुए कहा, जब रोहित की मौत की खबर मुझे मिली तब मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। तब मैंने देखा कि तुम काफी कैजुअल लग रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे और रोहित के बीच में गहरा प्यार न होने की वजह से तुम्हें इस तरह का शौक नहीं लगा, जिस तरह का शौक अक्सर पत्नियों को लगता है अपने पति की मौत पर। पहले पहले तो मैंने भी इस खबर पर यकीन कर लिया था, मगर जब मैंने तीनों बच्चों को देखा तब मुझे शक हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं आर्यन को बचपन से जानती हूँ। आर्यन भले ही अभी 6 साल का है, मगर आर्यन के अंदर जो दिमाग है वह किसी 17-18 साल के टीनेजर जैसा है। आर्यन बहुत कुछ समझ सकता है, सोच सकता है। इनफैक्ट उसकी सेंसिटिविटी भी काफी मैच्योर है। रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद भी आर्यन भी काफी कैजुअल लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में रिया भी रोहित की काफी क्लोज आ चुकी थी। यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मगर रिया की हरकतों को देखकर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मगर जब मैंने तुम्हें लंदन में देखा तब मेरा शक यकीन में बदल गया।
मैं यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। रोहित के दिमाग के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ रोहित काफी चालाक इंसान है। किस तरह से खतरनाक हमलों से कैसे बचना है, यह बात तो रोहित बहुत छोटी सी उम्र से जानता था। मैं जानती हूँ कि रोहित अपने आप को बचाने में कामयाब हो चुका है। बस यह नहीं जानती कि इस वक्त रोहित क्यों छुपा हुआ है। तुम दोनों के बीच बीच में क्या प्लानिंग चल रही है, यह तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम दोनों उस खतरनाक शक्तिशाली गैंडे को ढूंढने में कामयाबी हासिल करो तो मुझे जरूर बुलाना। मार्कस की मौत का बदला मैं उससे लेना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। अनिका अब अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका से कोई बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। भूमिका ने लगभग जो बातें अनिका को बताई थी वो सारी बातें सच थी। और फिर भूमिका खुद स्पेशल डिपार्टमेंट की एक बेहतरीन ऑफिसर थी। रोहित की मौत की सच्चाई ढूंढ निकालना भूमिका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। यह बात तो अनिका पहले से जानती थी। अनिका जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आने वाला था जब भूमिका उसे आकर यह सवाल पूछने वाली थी कि रोहित जिंदा है या नहीं। भूमिका की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने सिर्फ इतना कहा, हाँ वह जिंदा है, मगर इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानती हूँ और ना मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। भूमिका और अनिका दोनों बात करते करते यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच चुके थे। भूमिका के कुछ ऑफिसर्स भूमिका के पास आकर कहने लगे, मैडम हमने पूरा कैंपस अच्छी तरह से छान मारा है, मगर प्रोफेसर जोनाथन की लाश हमें कहीं नहीं मिली। अपने ऑफिसर की बात सुनकर भूमिका चौंक गई। भूमिका को पक्का यकीन था कि प्रोफेसर जोनाथन की लाश उसी कैंपस में थी, मगर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो लाश गायब कैसे हुई थी। तभी अरुण दौड़कर भूमिका के पास आया। अरुण काफी तेज सांसें ले रहा था। भूमिका ने अरुण के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि अरुण जरूर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया था। अरुण को पानी पिलाते हुए भूमिका ने पूछा, क्या हुआ अरुण, क्या तुमने उससे मिले? क्या उस खतरनाक गैंडे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है? तेज सांसें लेते हुए अरुण ने नाम में अपना सर हिलाया और फिर अपनी सांसों पर कंट्रोल पाने के बाद अरुण ने भूमिका की ओर देखकर कहा, नहीं उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, मगर एक हैरान कर देने वाली बात मुझे पता चली है। भूमिका और अनिका दोनों ही बड़े गौर से अरुण की बात सुनने लगे। अरुण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जब यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों से बात की थी तब कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि उन्होंने प्रोफेसर जोनाथन को सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास कॉलेज के पास के कैफेटेरिया में देखा था। अरुण की यह बात सुनकर भूमिका चौंक गई। अगर प्रोफेसर जोनाथन सुबह 7:30 बजे तक जिंदा थे तो उसके बाद वह किसी को नजर क्यों नहीं आए, और उनके कमरे में वो ताश का पत्ता क्या कर रहा था? ताश के पत्ते होने का मतलब यही था कि शक्तिशाली गेंडा अपने काम को अंजाम दे चुका था। भूमिका ने अरुण से पूछा, क्या तुम श्योर हो इस बात को लेकर कि उन स्टूडेंट ने प्रोफेसर जोनाथन को ही देखा था? अरुण ने पूरी बात समझाते हुए कहा, हाँ मैंने जब उस स्टूडेंट से पूछताछ की तो उसने मुझसे कहा कि प्रोफेसर जोनाथन रोज सुबह जॉगिंग करने के लिए कैंपस से निकला करते थे और जॉगिंग करने के बाद एक पार्टिकुलर कैफेटेरिया में जाकर नाश्ता भी किया करते थे। आज सुबह 7:30 बजे के करीब वो एक जैकेट और एक लंबी सी बेसबॉल कैप पहनकर उस कैफेटेरिया में आए और उन्होंने नाश्ता किया और फिर वहां से चले गए। अरुण की पूरी बात सुनने के बाद भूमिका काफी हैरान नजर आ रही थी। अरुण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, मगर ऑफिसर भूमिका, जब मैंने उस सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से चेक किया तब मैंने एक खास बात नोटिस किया कि हमेशा ही प्रोफेसर जोनाथन ने अपनी पीठ कैमरे की ओर रखी थी। उन्होंने जिस तरीके से कैप पहन रखी थी उनका चेहरा भी पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को ये इल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे कि वो प्रोफेसर जोनाथन थे। मगर मुझे पक्का यकीन है कि जिस आदमी को उन स्टूडेंट ने देखा था और जो आदमी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था वो प्रोफेसर जोनाथन नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर जोनाथन का कातिल था। ऑफिसर अरुण की बात सुनने के बाद भूमिका और उसके साथी ऑफिसर भी काफी हैरान रह गए थे। भूमिका को ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह लग रही थी कि हमेशा से ही शक्तिशाली गेंडे ने
खुलेआम कत्ल किए थे और उसके कत्ल करने का तरीका भी वैसा ही था। मगर इस बार कत्ल करने के बाद उसने न सिर्फ लाश छुपाई थी, बल्कि उसने भेष बदलकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि सुबह 7:30 बजे तक प्रोफेसर जोनाथन जिंदा थे। इस तरह अपने मर्डर करने का तरीका बदलने का क्या मतलब था? यह बात भूमिका समझने की कोशिश कर रही थी। अरुण ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने साथियों से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस खतरनाक सीरियल किलर ने अपना प्लान अचानक ही चेंज कैसे कर दिया। हमारा डिपार्टमेंट कई सालों से इस खतरनाक सीरियल किलर का पीछा कर रहा है। हर बार उसने खुलेआम मर्डर किया है और मर्डर करने का तरीका भी बहुत खौफनाक रहा है, मगर इस बार पता नहीं क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। सारे ऑफिसर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्या चल रहा था। कुछ ऑफिसरों को तो यह भी डाउट था कि भूमिका जो कह रही थी वह सच था भी या नहीं। इसलिए कुछ ऑफिसर ने धीमी आवाज में ऑफिसर अरुण से पूछा, सर आपको यकीन है कि मैडम जो कुछ भी कह रही हैं वह सही है? शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर जोनाथन सचमुच जिंदा हो, उनका खून ही ना हुआ हो। उन ऑफिसर्स की बात सुनते ही भूमिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उन सबसे कहा, मैं जो कह रही हूँ वह सबूत के बुनियाद पर कह रही हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो जिंदा इंसान को मरा हुआ बताऊं। सारे ऑफिसर भूमिका के चेहरे को देखकर यह समझ गए थे कि भूमिका काफी प्रोवोक हो चुकी थी। सारे ऑफिसरों ने भूमिका से कुछ दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझा। भूमिका के ठीक बगल में खड़ी अनिका ने कुछ देर तक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद ऑफिसर अरुण और बाकी साथी ऑफिसर से कहा, मुझे लगता है मुझे पता है कि इस आदमी ने अपने प्लान क्यों बदला है। भूमिका भी गौर से अनिका की ओर देखने लगी। भूमिका ये जानना चाहते थे कि आखिर अचानक ही शक्तिशाली गेंडे ने अपना प्लान क्यों बदला था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो एक खास मकसद से यह सब कुछ कर रहा है, ताकि इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर सकती, यूनिवर्सिटी का एक सिक्योरिटी गार्ड भूमिका के पास आके कहने लगा, मैडम आपको डीन साहब अपने केबिन में बुला रहे हैं, अभी इसी वक्त कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर है। भूमिका ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, रुको, अभी इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैडम देखिए, समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अगर मैंने डीन साहब के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए तो मेरी नौकरी जा सकती है। मैडम प्लीज आप इसी वक्त डीन साहब के केबिन में जाइए। भूमिका जानना चाहती थी कि आखिर अनिका क्या कहना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि डीन साहब भूमिका और उसके डिपार्टमेंट वालों से काफी नाराज थे। भूमिका के पीछे पीछे उसके कुछ साथी ऑफिसर अरुण और अनिका भी डीन साहब के केबिन में चले गए। केबिन में पहले से काफी भीड़ इकट्ठा थी। भूमिका को अंदर आते हुए देखकर कुछ प्रोफेसर अपनी जगह पर खड़े हुए और भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, देखिए मैडम, ये सिक्योरिटी के नाम पर हमारे प्रोजेक्ट को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं अभी के अभी। बहुत हो चुका है यह ड्रामा, ये खून, ये सीरियल किलर, ये सारी बातें फैलाकर आप हमारे प्रोफेसर और हमारे बच्चों के बीच में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में ना पहले ऐसी वारदातें हुई हैं और ना आगे भी कभी होगी। भला हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। सारे प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट लीडर भी भूमिका के अगेंस्ट डीन साहब को कंप्लेन करने लगे। डीन ने सभी लोगों की कंप्लेन सुनने के बाद अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए भूमिका से कहा, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ कारपेट कर लूंगा, मगर आपने खुद अपने कानों से सुन लिया कि मुझे क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी कोई लोकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रेप्यूटेशन वाली बहुत ही खास यूनिवर्सिटी है। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो मानव जाति के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट को इस तरह रोककर आप न सिर्फ हमारा बल्कि उन बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नुकसान कर रही हैं जिन्होंने करोड़ों रुपयों की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को दी हुई है। मुझे ऊपर से नीचे तक हर एक के सवाल का जवाब देना होगा। डीन साहब की बात पूरी होते ही बाकी प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स खड़े होकर फिर से कंप्लेन करने लगे। डीन साहब ने अपने हाथ के इशारे से उन सभी को शांत करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह लोग शांत हुए, प्रोफेसर एलिस अपनी चेयर से खड़े होकर डीन साहब को कहने लगे,
सर, मैं जानता हूँ कि यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। उस डॉक्टर अमृता की साजिश। वह नहीं चाहती कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट उससे पहले पूरा करूं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद मैं मानव जाति को बायोमेडिकल का एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं कि आने वाली 10 जनरेशन मुझे याद रखेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी के अभी ऑफिसर भूमिका और उनके सारे ऑफिसर को इस यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने का ऑर्डर दे दें। इस बार डीन साहब ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सभी लोगों से कहा, देखिए, मैंने इन लोगों से वादा किया था कि कम से कम आज रात के लिए मैं इन्हें कैंपस सिक्योरिटी का इंचार्ज रहने दूंगा। कल सुबह होते ही अगर यह मेरे सामने कोई पुख्ता सबूत नहीं ला सके तो कल सुबह ही इन सब लोगों को यूनिवर्सिटी से जाना होगा। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। ये कहने के बाद डीन साहब ने सभी लोगों को अपने केबिन से बाहर जाने को कहा। डीन साहब का इशारा मिलते ही सबसे पहले भूमिका अपने ऑफिसर्स और अनिका के साथ केबिन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने लिए बनाए गए टेम्परेरी हेडक्वार्टर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए भूमिका ने अपने पीछे चल रहे ऑफिसर से कहा, अगर आज रात हमें पता नहीं चला कि वह शक्तिशाली गेंडा कहाँ है तो कल के बाद हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अनिका ने तुरंत अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, यही मैं कहना चाहती हूँ। उस शक्तिशाली गेंडे का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी भी तरह तुम लोगों को इस कैंपस से बाहर निकाले, और इसीलिए उसने अपनी स्ट्रेटजी में यह बदलाव लाया है ताकि तुम लोगों को कोई सबूत न मिले कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस में खून हो रहे हैं और तुम लोग ये कैंपस खाली करके चले जाओ, जिसके बाद वह यहाँ पर मौत का एक ऐसा तांडव रचेगा कि सिर्फ न ये यूनिवर्सिटी बल्कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। और आज रात उस खूनी शैतान को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भूमिका अच्छी तरह से अनिका की हैकिंग स्किल के बारे में जानती थी। भूमिका जानती थी कि जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर व्योमा ने साइबर अटैक किया था तब अनिका ने ही अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल की मदद से व्योमा के साइबर अटैक को नाकाम किया था, जिसके बाद दुनिया भर में यह बात फैल गई थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसे लोग मिस्टर एक्स के नाम से जाना करते थे, वह दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर था। मगर कुछ दिनों की छानबीन के बाद भूमिका को यह पता चल गया था कि जिसे लोग मिस्टर एक्स के नाम से जानते थे वह और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद थी। अब भूमिका को और ज्यादा यकीन हो चुका था कि जरूर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शक्तिशाली गेंडे की मदद कर रहा था। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी सर्विलियंस कैमरा को ब्रेक करके यूनिवर्सिटी के सिस्टम को पूरी तरह से हैक करने के बाद वो हैकर शक्तिशाली गेंडे को यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने में मदद कर रहा था। अब ऐसे खतरनाक हैकर की हर कोशिश नाकाम करने के लिए भूमिका को भी एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए था जो उस हैकर की तमाम कोशिशों को नाकाम कर सके। और भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस काम के लिए अनिका से बेहतर और कोई इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था। अनिका और भूमिका दोनों ने ही आंखों आंखों में अपनी एक अलग अलग टीम बना ली थी। भूमिका ने सोच लिया था कि इस बार वह अपने साथियों को भी यह नहीं बताएगी कि अनिका उनके लिए क्या करने वाली थी। अनिका के रात के उस राज को वो राज ही रहने देना चाहती थी। कॉरिडोर में जब भूमिका अपने साथियों और अनिका के साथ खड़ी थी तब अचानक प्रोफेसर एलिस अपने साथियों के साथ सीना तानकर भूमिका के सामने से चलने लगे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी जीत का एहसास हो चुका था। अनिका को उनका इस तरीके का एटीट्यूड देखकर काफी इरिटेशन हो रही थी, मगर उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। मगर अरुण से यह देखा नहीं गया, इसलिए अरुण ने प्रोफेसर एलिस का रास्ता रोकते हुए कहा, देखिए प्रोफेसर, आज रात हमारे ऑफिसर यहीं रहेंगे इसी कैंपस में, और आप लोगों को हमारी सारी सिक्योरिटी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। ऑफिसर अरुण की ये बात सुनकर फिर से प्रोफेसर एलिस भड़क उठे। उन्होंने भूमिका की ओर देखते हुए कहा, बस हो गया अब तुम लोगों का तमाशा। किसी भी कीमत पर मैं आज रात अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकने वाला हूँ। वैसे भी डीन साहब ने तुम लोगों को सिर्फ कल सुबह तक का टाइम दिया है। कल सुबह होते ही तुम लोग इस कैंपस से रवाना हो जाना। प्रोफेसर एलिस की बात पूरी होते ही अरुण ने कहा, हाँ, मगर अगर कल सुबह तक का वक्त है हमारे पास तो तब तक तुम्हें वही करना होगा जो हम लोग
कह रहे हैं। ऑफिसर अरुण की इस बात का पलटकर जवाब देते हुए प्रोफेसर एलिस ने कहा, और आज रात जो हमारे एक्सपेरिमेंट का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या तुम लोग जिम्मेदारी लोगे? हमारा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई क्या तुम लोग करोगे? प्रोफेसर की बात सुनने के बाद अरुण चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा भूमिका को देखता रहा। भूमिका ने आगे बढ़कर प्रोफेसर एलिस की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर आप लोगों के एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सजा देना चाहें मुझे दे सकते हैं। भूमिका की ये बात सुनकर अचानक ही प्रोफेसर एलिस सीना तानकर भूमिका के सामने जोर जोर से हंसने लगे। अपनी हंसी को कुछ देर कंट्रोल करने के बाद प्रोफेसर एलिस ने भूमिका से कहा, क्या कह रही हो तुम? अगर हमारे एक्सपेरिमेंट को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम लोग तो अपने हाथ खड़े कर दोगे। चलो तुम ही बताओ, क्या सजा दोगी तुम अपने आप को? चलो सबके सामने मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। अगर आज रात को तुमने सीरियल किलर वाली बात को साबित नहीं किया तो कल सुबह तुम अपने आप को सबके सामने ऐसी सजा दोगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। प्रोफेसर एलिस के आसपास खड़े सारे लोग भूमिका की ओर देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि आखिर भूमिका इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। भूमिका ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर प्रोफेसर एलिस की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आज रात मैं साबित नहीं कर पाई कि सीरियल किलर आप लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा है तो मैं अपने आप को सजा दूंगी, और मेरी सजा ये होगी कि मैं कल के बाद दोबारा कभी यह वर्दी नहीं पहनूंगी। जब अरुण ने भूमिका की यह बात सुनी तो वह हैरान रह गया। वह जानता था कि भूमिका ने कसम खाई थी कि जब तक वह मार्कस के अपराधी को सजा नहीं देती, कम से कम तब तक वो अपनी वर्दी नहीं उतारेगी और स्पेशल डिपार्टमेंट से जुड़ी रहेगी। मगर अब भूमिका ने सबके सामने यह कह दिया कि अगर आज रात को यह साबित नहीं हो पाया कि सीरियल किलर कहीं न कहीं कैंपस में ही मौजूद था और एक के बाद एक प्रोफेसर पर अटैक करने वाला था, तो भूमिका कल सुबह का सूरज उगते ही स्पेशल डिपार्टमेंट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रोफेसर एलिस और उसके साथ खड़े उनके साथियों को इस बात का यकीन था कि कैंपस में कोई सीरियल किलर मौजूद नहीं था और कल सुबह का सूरज उगते ही उन लोगों को स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से छुटकारा मिलने वाला था। इसलिए ऑफिसरों को ज्यादा तंग न करते हुए प्रोफेसर एलिस अपने साथियों के साथ मिलकर भूमिका की ओर थम्स अप करके वहां से चले गए। भूमिका, अनिका और अरुण तीनों यह बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि आज की रात उनके पास आखिरी रात थी जब उन्हें साबित करना था कि शक्तिशाली गेंडा कैंपस में मौजूद था। न सिर्फ मौजूद था बल्कि वो एक के बाद एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को टारगेट करके उनकी जान लेना चाहता था। प्रोफेसर एलिस और उनके साथियों के जाने के बाद भूमिका और अरुण अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देने में जुट गए। वह आज रात कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते थे। अरुण के साथ यूनिवर्सिटी में बनाए हुए टेम्परेरी स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में जाने से पहले भूमिका ने अनिका को कंधे से पकड़कर धीमी आवाज में कहा, देखो, मैं तुम्हें एक रिमोट सेंसर देती हूँ। अगर आज रात तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो इस रिमोट सेंसर के जरिए हमें अलर्ट कर देना। हम तुरंत तुम्हारे पास तुम्हारा बचाव करने आएंगे। देखो, वह बहुत खतरनाक आदमी है और तुम बहुत नाजुक हो। उससे अकेले मुकाबला करने की कोशिश मत करना। इस बटन को दबाकर हम सबको अलर्ट कर देना। हम तुम्हारे बचाव के लिए जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। भूमिका ने अनिका को कमजोर कहा था, मगर अनिका के पास इस वक्त भूमिका को ये एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था कि वह मार्शल आर्ट में कितनी स्ट्रांग और पावरफुल थी। भूमिका के हाथ से वो छोटा सा रिमोट लेकर अपने पर्स में रखने के बाद अनिका ने उससे कहा, मैं लेबोरेटरी जाती हूँ। अनिका के चेहरे पर ऐसी परिस्थिति में भी इतना कॉन्फिडेंस देकर भूमिका ने अनिका को रोकते हुए कहा, आर यू श्योर कि तुम इसमें मेरा साथ देना चाहती हो? तुम चाहो तो अपने कदम पीछे हटा सकती हो। यह मेरा पर्सनल मामला है और मैं खुद ही निपटा सकती हूँ। तब अनिका ने भूमिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। यह केस न सिर्फ तुम्हारे लिए, न सिर्फ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए, बल्कि पूरे के पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। इंसानियत के दुश्मनों को हमें जड़ से खत्म करना होगा और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। भूमिका ने आज से पहले अनिका का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। भूमिका ने हमेशा से ही अनिका को एक प्यारी सी गुड़िया के रूप में देखा था, जो एक बेहतरीन डॉक्टर थी
वह ये नहीं जानती थी कि दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने का इस तरह का जज्बा अनिका के अंदर कायम था। भूमिका ने अनिका की ओर मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ऑल द बेस्ट, बस अपना ख्याल रखना। भूमिका अरुण और अपने साथियों के साथ वहां से चली गई। अनिका भी हेड ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में बने लेबोरेटरी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका ने चारों ओर अपनी नजरें जमा के रखी थी। वो देखना चाहती थी कि कई सारे अनजान चेहरे के बीच में वो चेहरा कौन सा था जिसे अनिका ने पहले भी देखा था, और वह आंखें जिसे अनिका ने पहले भी देखा था। अनिका देखना चाहती थी कि वो कौन सा दरिंदा जिसे वो और रोहित दोनों साथ मिलकर भी नहीं हरा पाए थे, वह चेहरा आम स्टूडेंट के बीच कहाँ छुपा था। लेबोरेटरी बिल्डिंग तक पहुंचते ही अनिका को किसी ने पीछे से आवाज लगाई। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो जेनिफर दौड़ती हुई अनिका के पास चली आ रही थी। जेनिफर को देखने के बावजूद अनिका ने अपने कदम नहीं रोके। वो धीरे धीरे अपने कदम प्रोफेसर एलिस की लेबोरेटरी की ओर आगे बढ़ाने लगी। जेनिफर भी अनिका के लगभग साथ साथ चलते चलते अनिका से कहने लगी, मुझे पता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम वापस जरूर आओगी। चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मगर सुनो, अंदर जाकर तुम तुरंत प्रोफेसर से माफी मांग लेना। कह देना कि तुम नहीं जानती थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट वाले लोग इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में अगर तुम्हारा नाम जुड़ गया तो तुम्हारे कैरियर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जेनिफर न सिर्फ खुद अपॉर्चुनिटिस्टिक थी, मगर वो चाहती थी कि उसकी फ्रेंड होने के नाते वह भी अपनी सोच बिल्कुल जेनिफर की तरह ही रखे। हालांकि अनिका किसी और मकसद से लेबोरेटरी के अंदर जाना चाहती थी, मगर वह अपने मकसद के बारे में फिलहाल किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। जब जेनिफर और अनिका दोनों ही साथ साथ लेबोरेटरी में दाखिल हुई तो प्रोफेसर एलिस ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी अपने साथियों का साथ छोड़कर यहाँ चली आई? मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लूंगा। चली जाओ तुम अब यहाँ से। तभी प्रोफेसर की सीनियर स्टूडेंट ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे सर, ये तो एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की है, इसे क्या पता स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों की चालबाजियों के बारे में, और फिर यह तो डॉक्टर अमृता की स्टूडेंट रह चुकी है। मुझे तो लगता है कि हमें इसे वापस हमारे साथ शामिल कर लेना चाहिए ताकि ये अपनी आंखों से देख सके कि आपने जो कारनामा कर दिखाया है वह डॉक्टर अमृता अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकती। उस सीनियर स्टूडेंट की बात सुनते ही प्रोफेसर एलिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रोफेसर एलिस ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। आज रात मैं ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके रहूंगा और इस दुनिया को बता दूंगा कि डॉक्टर अमृता मेरे सामने कुछ नहीं है। आज की रात के बाद बायोमेडिसिन की दुनिया में मेरा नाम बड़ी इज्जत से लिया जाएगा और मेरे साथ जुड़े तमाम स्टूडेंट को भी दुनिया भर में इज्जत और शोहरत मिलेगी। अनिका ये बात सुनकर हैरान थी कि आज रात प्रोफेसर एलिस अपनी एक्सपेरिमेंट पूरी करने वाले थे। अनिका ने पहले ही डॉक्टर एलिस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर नजर डाली थी। अनिका जानती थी कि उनके प्रोजेक्ट में अभी कई सारी खामियां थीं। अचानक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाली लड़कियों में से एक लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई टेस्ट ट्यूब को नीचे रखते हुए अनिका से कहा, एक मिनट, मुझे बताओ, क्या डॉक्टर अमृता जानती है हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में? क्या तुमने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर अमृता को लीक की है? हालांकि उस लड़के की लास्ट वाली बात सही नहीं थी। अनिका ने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की थी, मगर उसकी पहली बात बिल्कुल सच थी। अनिका इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उस लड़के की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ, डॉक्टर अमृता इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। अनिका का जवाब सुनते ही सारे स्टूडेंट अलर्ट हो गए। प्रोफेसर एलिस ने अपने स्टूडेंट को इशारा करते हुए कहा, पकड़ लो इस लड़की को, ये यहाँ से भागने न पाए। प्रोफेसर एलिस का इशारा मिलते ही कुछ सीनियर स्टूडेंट ने आगे बढ़कर अनिका को सख्ती से पकड़ लिया।